I've had the pleasure of interviewing Neeraj Chopra many times before, but this time it's different because every time I've interviewed him before, he's won a title. This time he's lost the title. A title of being the most eligible bachelor in our country. Neeraj, thank you. Thank you, Nikhil ji. For speaking to us. आपका अभी एक एड मैं देखता हूँ टीवी पे आता है जिसमें आप अलग अलग किरदार निभा रहे होते हैं। उसमें से एक किरदार होता है रिपोर्टर का जो नीरज चोपड़ा से पूछ रहा होता है भाई आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी शादी हो गई। तो लोग कहते हैं ना कोई भी चीज इतनी शिद्दत से मत मांगो कि पूरी कायनात जुड़ जाए उसको सही करने में। तो वो ही सीन अब हो गया है। हाँ, मैं रिपोर्टर हूँ, असली रिपोर्टर हूँ, आप नीरज चोपड़ा हैं। तो मेरा सवाल ये है कि भाई साहब आपने शादी कर ली, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई? नहीं, खबर थी, काफी लोगों को, फैमिली थी, जो क्लोज फ्रेंड्स थे, और वही था कि एक बार करके अच्छे से फिर सभी को किस तरीके से हम इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा टाइम था कि मुझे ट्रेनिंग भी करनी थी, सीजन भी स्टार्ट होना है फिर जल्दी। तो मैं ऑलरेडी मुझे लग रहा था कि ट्रेनिंग स्टार्ट करने जाना है। तो फिर यही सोचा कि हाँ ये शायद से सीजन के बाद में ही पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि सभी फिर काफी टाइम लग जाएगा उसमें। तो नहीं, बिल्कुल पता था, और मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि जल्द ही सभी के साथ मिलना होगा। हाँ, नहीं मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि देखिए आप छोटे से गांव से आते हैं और गांव वगैरह में प्रथा होती है ना कि जब शादी होती है तो पूरे गांव को इनवाइट करना होता है। तो गांव वाले भी नाराज होंगे, आपने उनको कहा है नहीं अब नहीं, वो समझ गए, मतलब उनको पता है। हमने कभी भी कुछ भी किया है, जैसे सिस्टर की मैरिज हुई थी, टोक्यो ओलंपिक के बाद जब मेडल जीत के आए थे, तो तब भी हमेशा जब भी कोई फंक्शन करते हैं पूरे गांव का या सभी का खाना करते हैं, तो उनको पता है कि ऐसे तो भागेंगे तो नहीं, पर वो बिल्कुल सभी से बात होगी है बाद में, जब भी नीरज फ्री होगा और हिमानी की भी क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद हम वो पूरा करेंगे। अच्छा, मैंने शुरुआत में कि मोस्ट एलिजिबल बैचलर का वो टैग आपसे चला गया है। वैसे ये एक हार है जिसमें हार की भी जीत है, लेकिन आपको पता है कितने दिल टूटे होंगे? कभी आपने इसके बारे में सोचा है? नहीं, मतलब वही है कि सभी को पता होता है, एक्सेप्ट करते हैं सभी की नहीं, हाँ जो भी अब है, जो सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, जिसको जो सही लगता है वो करते हैं। और बिल्कुल ये तो पता नहीं दिल टूटे होंगे या नहीं, बट हाँ ये जरूर है कि सभी समझ जाते हैं कि हाँ ये रियलिटी है और हाँ यही है। तो ये कैसे हुआ? मतलब ये अरेंज मैरिज है, आप उनको जानते थे पहले से? नहीं, हाँ मतलब जानते थे, और वो भी पूरा स्पोर्ट्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके फादर मदर वो पूरा कबड्डी प्लेयर रहे हैं, भाई रेसलर्स हैं, बॉक्सर्स हैं, वो खुद टेनिस प्लेयर रहे हैं। तो उसके बाद इंजरी होगी तो वो ज़्यादा पढ़ाई की तरफ ज़्यादा उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया। तो पूरा फैमिली स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से है, और मेरे स्टार्ट करने के बाद हमारी फैमिली भी एक स्पोर्ट्स फैमिली बन गई। तो ऐसी फैमिली का भी आपस में मिलना होता था कहीं जगह पे, जैसे उनका और हमारी बात ऐसे स्टार्ट हुई थी नॉर्मली एज एन एथलीट। तो फिर धीरे धीरे लगा और फिर ऐसे। हाँ, अच्छा, इंटरव्यू के शुरुआत में मैंने बात की वो एड के बारे में, उसी पे वापस जाऊंगा। कुछ चीज़ें जो मैंने देखी वो ये कि मैं नीरज को जानता था, बड़े ज़बरदस्त एथलीट हैं, पर पहली बार मुझे पता चला नीरज इतने अच्छे अदाकार भी हैं, इतने अच्छे कलाकार भी हैं, आप इतने अच्छे रोल वहाँ पर निभा रहे थे। कोई ऐसी चीज़ है जो नीरज चोपड़ा नहीं कर सकता? मुझे लगता था ये कैमरे के सामने शायद नहीं अपने आप को इजहार कर पाएंगे, पर उसमें भी आपने 90 मीटर फेंक ही दिया। कहाँ पे? एक्टिंग में। एक्टिंग में यार पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, अब काफी लोग मुझे बोलते तो हैं कि हाँ एक्टिंग अच्छी की, पर स्टार्टिंग में काफी चैलेंजिंग था। अभी थोड़ा बहुत कैमरा के सामने कॉन्फिडेंस आया है, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी इस टाइम जो भी काम कर रहे हैं वो थोड़ा फोकस उस टाइम पे वहां पे रखें और अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, क्योंकि करना तो है ही। अब अगर 8 घंटे शूट में देने हैं तो वो देने तो पड़ेंगे ही। अब वो चाहे आप खराब तरीके की वो एक्टिंग कर लो, फोकस ना करो, या फिर उसको अच्छे तरीके से कर लो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा टाइम में कैमरा के साथ फ्रेंडली होके अभी मैं कोशिश कर लेता हूँ। पहले मुझे प्रॉब्लम रहती थी कि आसपास 50 लोग खड़े हैं तो मैं बोल देता था डायरेक्टर के कि प्लीज मुझे थोड़ा सा, मुझे शर्म आ रही है, सभी लोग देख रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा वो चाहिए फ्री। तो लेकिन अभी थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि, और ये मैं अच्छा मानता हूँ कि मतलब अच्छा फील होता है कि हाँ अगर आप सभी बोलते हैं कि मैं थोड़ा बेटर कर रहता हूँ, तो क्योंकि अच्छा है। नहीं, मैंने खुद ये चेंज नोटिस किया है। मतलब मैं जब आप कॉमनवेल्थ में जीते थे तब से इंटरव्यू कर रहा हूँ, और मैंने ये देखा है कि मतलब वो जो शर्मीला सा एक नीरज चोपड़ा था, अब थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट है। मतलब हाँ, धीरे धीरे मतलब वही एज बढ़ती है, एक्सपीरियंस बढ़ते हैं, और फिर गेम में भी अलग अलग जगह पे और अच्छी जगह पे कम्पीट किया, और ज्यादा सेल्फ बिलीव बढ़ा, और कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है, और मुझे लगता है कि
किसी भी फील्ड में जाएं, स्टार्टिंग में चैलेंज लगता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे पता लग जाता है थोड़ा बहुत ही कैसे करना है। नहीं, एक और चीज़ मैंने देखी है, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आती थी जब नीरज कई बार कहते थे यार कोई हिंदी में भी पूछ लो मेरे से सवाल। अब वो भी परेशानी नहीं है, अब अंग्रेजी में भी मुझे याद है पेरिस में कई सवाल आए थे, अपने अंग्रेजी में भी अब बड़े कॉन्फिडेंट। हाँ, मतलब ये है कि अब मुझे ये पता है कि मैं अपनी बात रख सकता हूँ। पहले प्रॉब्लम ये होती थी कि, और कुछ ऐसे सेंसिटिव मैटर होते हैं जहाँ पे इंग्लिश में मेरे लिए टफ होता है, वो मतलब वोकैबुलरी उतनी नहीं, वो वर्ड्स नहीं ढूंढ पाता मैं, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि उसको हिंदी में बताने का, क्योंकि मैं कई बार दिक्कत क्या आती थी कि मैं एक्सप्लेन करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ कि हाँ अच्छे से बता पाऊँ, लेकिन इंग्लिश में वो कहीं ना कहीं उतना नहीं कर पाता था। लेकिन अभी क्या है कि डायमंड लीग्स और जहाँ पे भी लगभग जहाँ पे भी जाता हूँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बिठा देते हैं और वहाँ पे सभी इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछते हैं, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ अभी कि हाँ जितना भी बोलूँ कॉन्फिडेंस से, जो भी पूछ रहे हैं मैं बता दूं। हम वैसे आपके मतलब ऑफ द जैवलिन पे मैं आऊंगा, जो परफॉर्मेंस है, हम आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो एक और शौक मुझे आपका पता है कि भाई नीरज चोपड़ा को कार्स बहुत पसंद है। मतलब वो आजकल वो यूट्यूबर्स होते हैं ना, वो मैं आपके घर की वो तस्वीरें देखता हूँ कि ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये उनका नया घर है, तो ये कार का शौक कब से है आपको? बहुत मतलब पहले से ही है, बट ये है कि हाँ उस टाइम पे छोटे थे, शौक था लेकिन गाड़ी नहीं थी। आज फाइनली मेहनत करके वहां तक आए हैं और अभी उस जगह पे हैं, तो आज बहुत ही मजा आ रहा है। और बाइक्स का भी था लेकिन वो बिल्कुल वो आपको पता है कि रिस्क बहुत ज्यादा है, तो कोशिश करते हैं फिर गाड़ियों में। और आज फाइनली यहाँ पे ऑडी के इवेंट में बैठे हैं, तो कहाँ मतलब कभी सोचा भी नहीं था, एक ड्रीम था, लेकिन आज फाइनली यहाँ पे हैं तो बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके अलावा आप चलाएंगे RS Q8। पर्सनली मैं भी एक मोटर एंथुसियास्ट हूँ और जो भी RS सीरीज है ना, उन सब का मैं फैन हूँ। तो एक आपके गैराज में वैसे ही बड़ी अच्छी अच्छी नामी गिरामी गाड़ियां एक और ऐड हो गई है। हाँ, तो उसके बारे में बताएं। परफॉर्मेंस, अच्छा, तो ये एक और चीज, एक एथलीट के साथ मिलता जुलता है परफॉर्मेंस। तो पहले जब मैं टोक्यो से आया था तो मैंने RS Q8 ट्राई की थी, लेकिन अभी परफॉर्मेंस ट्राई करनी है, तो वो कहीं ना कहीं और ज्यादा एक्साइटमेंट है। और बहुत मजा आया था सच में। दिल्ली में था मैं उस टाइम पे, दिल्ली में मैंने ड्राइव की थी, तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। क्योंकि हम आपके घर के बारे में बात कर रहे थे, उस गैराज में एक और गाड़ी खड़ी होगी। एक और चीज जो मैं देखता हूँ आपके जो नए घर की तस्वीर है, वो कि एक इंडिया का झंडा ऊपर लगा होता है ना, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे यही कारण है कि सबसे पहले तो हमको एथलीट नहीं भी है, मतलब एक अपने जो भी जिस कंट्री से हम बिलोंग करते हैं प्राउड करना चाहिए, तो बिल्कुल एक इंडियन होने पे प्राउड है। और साथ में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और ये मौका मिला है कि अपनी कंट्री का फ्लैग वर्ल्ड में जहाँ पे भी जाए वहाँ पे लहराने का मौका मिल रहा है हमको। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कंधे पे तो रहते हैं फ्लैग, जहाँ पे भी खेलते हैं तो घर के टॉप पे भी मतलब वो रहना चाहिए। तो बिल्कुल एक घर भी एक ड्रीम था कि ऐसे घर बनाना है, ऐसे मेहनत करनी है। जब बिल्कुल स्टार्टिंग मुझे याद है कि जब हमारा पहला घर था, सबसे पहला, जब मैं स्टेडियम में जाता था और वापस आता था, तो पूरे परिवार का और मेरा भी बहुत बड़ा ड्रीम था। तो अभी फाइनली ये ड्रीम्स मेहनत के साथ साथ इतने सालों में पूरे हो रहे हैं, तो बिल्कुल इंडियन फ्लैग तो बनता है वहाँ पे। मैं हमेशा सोचता हूँ, ठीक है, घर आपका जो ड्रीम हाउस है वो बन गया, वहाँ गाड़ियाँ भी ये खड़ी हैं और आप जॉइंट फैमिली में भी रहते हो। घर में नीरज सुपरस्टार है या आम आदमी है? उसको भी बर्तन उठा के धोने पड़ते हैं कई बिल्कुल मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ। मैं कभी कभी मेरा मन करता है तो मैं फैमिली में सभी के लिए खाना ही बनाता हूँ। मतलब मेरा मन है कि जैसे नमकीन चावल बोलते हैं हम, जैसे हमारे वेज बिरयानी को बोलते हैं, तो हरियाणा में नमकीन चावल बोलते हैं उसको। तो उसमें कुछ भी वेजिटेबल्स ये सब कुछ होकर के मेरा मन करता है जब भी कुछ करने का, तो मैं बना देता हूँ सभी फैमिली के लिए। और वो फील करके वो मतलब और ज्यादा मजा आता है, वो अपनापन फील होता है, क्योंकि वो फैमिली में या जो लोगों को हम इतने टाइम से जानते हैं, जो हमारे क्लोज लोग होते हैं, उनके साथ फील कर सकते हैं। तो जब भी मैं घर पे होता हूँ उनके साथ बातें करना, बैठना, कभी खाना बना दिया या कभी वैसे पुरानी बातें करके आपस में हम बैठते हैं। तो घर पे मैं वैसा ही हूँ जैसे पहले था, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर भी मैं कोशिश करता हूँ, बाहर भी ऐसा कुछ अलग से ये नहीं है कि हाँ मैं मतलब एक सुपरस्टार वाली फील लेता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि वैसे नहीं, बाहर ये बिल्कुल वैसे हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, ये सिर्फ कैमरे पे नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट हम्बल स्टार्स मैंने कहीं भी देखा हो। तो ये घर में तो है ही आम आदमी, लेकिन बाहर भी है। अच्छा, आपके जैवलिन पे अब आते हैं। जैसे आपने कहा ना
कई बार आपको बिलीव नहीं होता कि ये सब मेरे साथ चीजें हो रही हैं, ये वाकई में हो रही हैं, ड्रीम कम ट्रू हो रहा है। वैसी एक चीज आपके साथ हुई है, यान ज़ेलेंस्की के साथ अब आप ट्रेन कर रहे हो। ये शायद वही शख्स है जिनके YouTube वीडियो देख के आप सीखते थे कि मैं कैसे बेहतर हो सकता हूँ। हाँ, अब आप उनके साथ ट्रेनिंग कर रहे हो। बिल्कुल, यान ज़ेलेंस्की तो स्टार्टिंग से ही, मतलब मुझे लगता है कि मेरे नहीं जो भी जेवलिन थ्रोअर्स रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अभी तक भी, वो उनकी टेक्निक, उनकी परफॉर्मेंस और उनकी कंसिस्टेंसी टॉप पे रही है। और मेडल की बात करें तो 3 बार के ओलंपिक चैंपियन, सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है 1988 में। तो मतलब परफॉर्मेंस भी, कंसिस्टेंसी भी, और वैसे भी काफी हम्बल रहे हैं वो। तो जब उनके वीडियोस देखते थे तो तब समझ में नहीं आता ये कैसे करते हैं और कैसे टेक्निक क्या माइंड में रहता है। लेकिन अभी फाइनली मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ और मैं अभी हाल ही में ट्रेनिंग करके आया। मतलब अभी बॉडी दर्द कर रही है लेकिन बहुत मजा आया। वैसे ही आधा तो एक्साइटमेंट वैसे ही रहती है, थकावट हो तब भी नहीं होती उनके साथ, क्योंकि वो जब भी बताते हैं टेक्निक के बारे में और एक फील होता है साथ में कि कौन खड़ा है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और मैं मतलब बहुत एंजॉय कर रहा हूँ ये मोमेंट कि कभी ये ड्रीम कभी भी ड्रीम नहीं थे कि ऑडी के साथ एक एसोसिएट होंगे और यान ज़ेलेंस्की के साथ काम करने का मौका मिलेगा या फिर अपनी कंट्री के लिए इतना कुछ कर देंगे। लेकिन फाइनली आज वो सब कुछ है, तो मजा आ रहा है और मैं एक्साइटेड हूँ आगे मेहनत और ज्यादा मेहनत करके और अच्छा करने के लिए। आपकी ट्रेनिंग, क्योंकि अभी तो आपने शुरुआत ही की उनके साथ, एक वीडियो आया था और उसके ऊपर माइकल मजलमन हैं जो कि जैवलिन कोच भी हैं, इंडियन जैवलिन थ्रोअर्स के साथ काम भी करते हैं। उनका एक ट्वीट था, मैं पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा कि आपके वो वीडियो के ऊपर उन्होंने लिखा कि वी कैन सी द चेंजेस, लेस रोटेशन, मोर लीनियर थ्रो, लेफ्ट आर्म स्टेज क्लोज। उनको लगता है 90+ इज कमिंग एनी टाइम। जी हाँ, तो आप इत्तेफाक रखते हैं उनके ये? हाँ बिल्कुल, वो उनको मैं जानता हूँ क्योंकि वो जो मेरे कोच थे ऑस्ट्रेलियन गैरी कैलवर्ट, वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके फ्रेंड हैं ये, तो तब से मैं जानता हूँ, थोड़ी बहुत बातें होती थी। तो ये भी काफी डिटेल से इनको पता है जेवलिन के बारे में। और आपको मैं एक एक्साइटमेंट बात बताऊं, वो पहला ही सेशन था मेरा यान ज़ेलेंस्की के साथ। अच्छा। तो वो पहले ही सेशन में वो जो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स, जो टेक्निक में थोड़ा बहुत उनको लगता था कि मैं चेंजेस कर सकता हूँ, बिल्कुल नो डाउट क्लाउस बार्टनिच के साथ, उनके साथ काम करके बहुत मजा आया और हमने उनके उसमें अलग काम किया। लेकिन इनका कुछ टेक्निक्स को लेके अपना एक अलग नजरिया है और ये चाहते हैं कि ये चीजें मैं करूं तो काफी हेल्प मिलेगी। तो वो मैं चेंजेस में, अच्छी बात यह है कि मैं वो जो बता रहे थे मैं धीरे धीरे पकड़ पा रहा था। तो ट्रेनिंग के टाइम पूरा फोकस रखता हूँ और ये चेंजेस जो हैं, जो ये भी बता रहे हैं, तो अगर ये कंपटीशन थ्रो में आ जाए तो बिल्कुल वो। और काफी मिस्टेक उन्होंने मेरी बताई कि मैं बहुत ही लो थ्रो कर रहा था पेरिस में भी, या फिर मैं ज्यादा लेफ्ट में गिर जाता हूँ। तो काफी चीजें हैं जो इम्प्रूव करने की हैं, वो इम्प्रूव होंगी तो बिल्कुल सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मुझे पता नहीं आप ये तंग आ गए उस सवाल से लिखे, क्योंकि वो आगे भी लिखते हैं 90+। पता नहीं कितनी बार आपने ये सुना? नहीं, ये मुझे लगता है कि ये मैंने कोचेज से भी पूछा है, ये मेरा भी खुद का मानना है कि 90 से ज्यादा उस टाइम पे मैटर, बिल्कुल 90 मीटर बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज्यादा जरूरी है कि आप किसी बड़े कंपटीशन में गए और वहां पे चैंपियंस के बीच से, जो ऑलरेडी 90 क्रॉस कर चुके हैं, उनके बीच से आप गोल्ड निकाल के ला रहे हो। वो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है, क्योंकि अगर आप 90 मीटर मार के मेडल आउट हो, क्योंकि अभी स्टैंडर्ड बहुत है, और अगर सभी ने उस टाइम 90 लगा दिया और आप भी 90 लगा के वहां पे मेडल नहीं ले पाए, तो उस 90 का कोई फायदा नहीं है। मैं बिल्कुल 90 मारना चाहूंगा, और मैं 90 नहीं, मैं 90 और ज्यादा, थोड़े 1-2 स्टेप, 2-3 स्टेप ऊपर। तो और वो सभी को बिलीव है, क्लाउस कोच को भी बिलीव था, यान ज़ेलेंस्की को भी बिलीव है कि वो चीजें जो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं, जो लाइन है जेवलिन की, वो परफेक्ट हो जाए तो वो निकलेगी, थ्रो पक्का जाएगी। और मैं पर्सनली मतलब इस चीज को उतना ज्यादा वो नहीं मानता हूँ, मैं जो प्रोसेस है उस पर बिलीव करता हूँ कि जो मेरी मेहनत है वो अच्छी चल रही है, मुझे अपना 100% देना है। अब उस 100% में वो 89 जाए, 88 जाए, क्योंकि वहां पे जो ऑलरेडी 90 क्रॉस कर चुके हैं, वो अगर कंडीशंस सही नहीं है तो वहां पे वो भी कम थ्रो में रहते हैं। तो डिपेंड करता है कि उस कंडीशन में और उस वेदर में आप कितना कैसा परफॉर्म करते हैं, वो काफी मायने रखता है। और 90 बिल्कुल करें, करो, कोई दिक्कत नहीं है जी। एक चीज थी जो आपको परेशान करी थी, आपने पेरिस में भी जब हम आपसे बात कर रहे थे, आपने उसकी जिक्र किया था, वो तो ग्रोइन इंजरी, उससे अब पूरी तरह आप पार पा चुके हैं?
मतलब उसमें थोड़ा वो काफी लंबे टाइम से मुझे तंग कर रही है, और सबसे मेन बात ये है कि पेन के साथ साथ जो मैं टेक्निक करना चाहता हूँ, थ्रोइंग सेशंस और ज्यादा करना चाहता हूँ, वो नहीं कर पाता पेन की वजह से। तो इसलिए मेरी टेक्निक में वो सुधार नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अभी काफी बेटर है। मैं प्राग भी गया था, यान ज़ेलेज़नी के काफी पुराने जो उनके डॉक्टर रहे हैं, उन्होंने उनके साथ काम किया है, तो उनसे बातें की, उन्होंने कुछ एक्सरसाइज बताई है, तो वो एक्सरसाइज मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो होपफुली ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ से भी हमको राहत रहेगी और मैं अपना टेक्निक पे और थ्रोइंग पे और ज़्यादा फोकस कर पाऊंगा। एक चीज़ मैंने आपके इंटरव्यू में एक सुनी थी, आपने कहा कि मैंने जब पेरिस में सिल्वर जीता तो लोगों को लगा अरे एक और फेलियर आ गया ये। आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि इंडिया ने तो वो सिल्वर भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, या आपको लगता है आपने स्टैंडर्ड ही एक ऐसा सेट कर दिया है कि अब मतलब वही, हाँ वो वही बोल रहे हैं सभी कि मतलब वो गोल्ड की आदत पड़ गई ना, मतलब जब खासकर जब भी गेम्स में खेल रहा हूँ मैं, सबसे पहला कॉमनवेल्थ गेम्स था और दोनों एशियन गेम्स, साउथ एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, तो सभी में मतलब गोल्ड ही रहा है। तो ये पहली बार अभी ओलंपिक्स में गए थे तो वो सिल्वर था। लेकिन मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि जो मेरा स्टार्टिंग थी सीजन की, मैं दोहा खेला, फिर उसके बाद मैं फेडरेशन कप खेला था इंडिया में, तो वहाँ पे मैंने 82 मीटर कुछ थ्रो किया था और मैं अपनी फिटनेस इतना अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। मुझे फिर से वो थोड़ा ग्रोइन का थोड़ा इशू लग रहा था, और फिर मुझे ओस्ट्रावा में कम्पीट करना था, तो वो मैंने कैंसिल किया क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा। लेकिन उस वहाँ से लेके और जो मेरा ओलंपिक तक का बीच का टाइम था, मतलब मैं पर्सनली काफ़ी खुश हूँ कि मैं वहाँ पे 89 भी कर पाया, क्योंकि मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, मेरे इतने सेशंस नहीं हुए थे थ्रो के, टेक्निकली इतना काम हो नहीं पाया था। तो फिर भी वहाँ पे क्वालिफिकेशन में और फाइनल में दोनों में 89 थी। वो कंसिस्टेंसी, मतलब उससे मैं काफ़ी खुश था। पर हाँ वही है कि हाँ सभी को गोल्ड की आदत पड़ी हुई थी, तो वो एक कहीं ना कहीं सभी के माइंड में था, और नेशनल एंथम का सभी के उसमें था। पर कोई बात नहीं, मैं उस टाइम पे वो चीज़ अलग तरह से फील होती है क्योंकि एफर्ट लगा के आए हैं और एकदम हमारी बात हुई थी बाहर निकल के। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि हाँ वो टाइम भी जो मैंने कवर किया और वो थ्रो जो मैंने वापस 89 मिनट प्लस के थ्रो लगाए, उसके बाद मैं लॉज़ान डायमंड लीग भी खेला, वहाँ पे भी 89 प्लस थ्रो था। तो ये कंसिस्टेंसी जान के मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये ऐसे थ्रो लगते हैं तो एकदम भी कोई लंबा थ्रो निकल सकता है, और मुझे बस वो लंबा थ्रो निकालना है एक बार, और वो एक बार लग गई तो मैं, आपको पता है कि मैं फिर उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको पकड़ लूँ कंसिस्टेंसी को, तो बस उसी का वेट है। और नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा और इसलिए कहा भी कि आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि लोगों ने उसको फेलियर माना, बहुत सेलिब्रेट किया गया उसको भी, लोग इतने खुश थे क्योंकि हमें मेडल ही नहीं मिलते। और बस मैं ये कहना चाहूँगा, हाँ 2 ओलंपिक में मेडल जीते। हाँ, इंडियन लोगों को मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि वो चीज समझे, मतलब स्पोर्ट को समझे, और ये समझे कि हाँ एक खिलाड़ी की मतलब बॉडी है, वो इतना तोड़ते हैं उसको, मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार वो वही परफॉर्मेंस देंगे। पर हाँ ये जरूर है कि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल है लोग उस चीज को लेके, खिलाड़ी या कोई भी अपने कंट्री के उसको लेके वो बह जाते हैं भावनाओं में। लेकिन हाँ मैं ये कहूँगा कि उसको अच्छे से समझे, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए स्पोर्ट के प्रति, और फिर उसके बाद खासकर जो ऐसा टाइम होता है जब खिलाड़ी उनकी उम्मीद के जैसा नहीं कर पाता है, तो उस टाइम कोशिश करनी चाहिए कि हाँ समझें उस मोमेंट में, तो वो काफ़ी सपोर्टिव रहता है एथलीट के लिए। लेकिन कोई नहीं, ये भी एक मोमेंट होते हैं और एक मोटिवेशन होता है जब हम खेलते हैं कहीं और वैसा नहीं कर पाते जो सभी सोचते हैं, जो हमारे भी उसमें होता है, तो वो मोटिवेट करता है और ज़्यादा आगे अच्छा करने के लिए। पर मुझे अच्छा लगा कि आप बता रहे हैं कि हाँ, लोगों ने सेलिब्रेट किया और वो चीज़ बहुत किया। और मैं लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए हम सिर्फ हर चीज़ ओलंपिक मेडल से तोल लेते हैं, लेकिन जो यूएस ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ है, जिसको बाइबल ऑफ स्पोर्ट्स भी कहा जाता है, वो मैगजीन है, उसने नीरज को, हालांकि अरशद ने 90 प्लस फेंका, गोल्ड भी जीता, लेकिन साल का बेस्ट जैवलिन थ्रोअर ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा को ही उन्होंने चुना था, और जो कि मैंने आपको कहा कि बाइबल ऑफ स्पोर्ट है। तो वो एक रैंकिंग की तरह है, एक कंपटीशन में कोई जीतता है, दूसरे में हारता है। सवाल मेरा आपसे, क्योंकि अरशद का मैंने जिक्र किया, तब भी मैंने आपसे बात की थी, लेकिन तब इतनी हबड़ा तबड़ी थी, सुबह के 4 बज रहे थे, इतना टाइम भी नहीं मिल पाया। मैं जानना चाहता हूँ, मैं भी वो स्टैंड से देख रहा था, उसके थ्रो के बारे में जानना चाहता हूँ। हम तो मतलब जैसे वो हक्के बक्के रह गए ना, शौक से हो गए थे, क्योंकि वो एक अंडरडॉग था। हाँ जी। हम बाकियों के बारे में बात कर रहे थे, वो एक अंडरडॉग था, और फिर वो उस तरह का थ्रो फेंकता है। आपको एज ए कंपेटिटर, आप उसको सालों से भी जानते हैं, वो सरप्राइज था या आपको पता था नहीं ये इसमें वो काबिलियत है, ये फेंकेगा?
नहीं, थ्रो तो अच्छी करता था अरशद, मतलब सही कर लेता लगभग, लेकिन हाँ ये कहीं ना कहीं काफी सरप्राइजिंग था सभी के लिए, इतना लंबा थ्रो। जैसा मैं बोलता हूँ जेवलिन में निकल जाता है एकदम, और कोई दिन एथलीट के लिए परफेक्ट डे होता है, तो अरशद के लिए परफेक्ट डे था। लाइन, टेक्निक सब कुछ बहुत अच्छा आ रहा था, अच्छी प्रिपरेशन की थी, बढ़िया। जो तेरसियस कोच का जिनका मैंने नाम लिया, वहाँ पे भी वो ट्रेनिंग करके आया था साउथ अफ्रीका में, और पूरा जो सीजन ओपनिंग रहती है एथलीट की, वो बोलते हैं कि उस टाइम पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस आने के चांसेस, जैसे आप देखोगे दोहा में या सीजन की ओपनिंग होती है, वहाँ पे एथलीट ज्यादा लंबे थ्रो करते हैं। Correct. तो अरशद का सीजन ओपनिंग ही बिल्कुल पेरिस के 1 महीने या उसके पहले था, पेरिस डायमंड लीग में, तो वो भी एक प्लस पॉइंट रहा कि वो पूरा फ्रेश था और वो इतना लंबा थ्रो एकदम निकला। पर हाँ मतलब लगभग जैसे बुडापेस्ट में आपने देखा, हम कम्पीट कर रहे थे, वहाँ पे भी अरशद ने अच्छा थ्रो किया था, तो थ्रो सही है, मतलब वो टेक्निक और वो चीजें, लाइनें अच्छी हैं अरशद की। अब आलम ये है कि इसकी वजह से, इंडिया पाकिस्तान की वजह से जेवलिन इतना पॉपुलर हो गया। वर्ल्ड चैंपियनशिप टोक्यो में होनी है, और उनका जो एक एड है, पता नहीं आपने देखा है नहीं, उनका एड पोस्टर जो है, मतलब हाँ कि टिकट लीजिए आइए, क्योंकि नीरज वर्सेस अरशद होने वाला है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने वाला है। क्रिकेट का उन्होंने शायद देख लिया है वो चीज। तो मतलब ये आपको लगता है ये जो राइवलरी है, इसने जेवलिन को भी थोड़ा ऊंचे स्तर पर ले गया, मतलब थोड़ा पॉपुलर स्पोर्ट बना? हाँ बिल्कुल, ये चीज हुई है, और लोग मतलब आपको पता ही है, मतलब यहाँ ये चीजें आ जाती हैं तो अलग ही लेवल का माहौल क्रिएट हो जाता है, और हमारे पास तो लोग भी इतने ज्यादा हैं कि किसी की जरूरत ही नहीं है हमको। अगर लाइव भी टीवी पे भी आ रहा है तो किसी की जरूरत ही नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान मतलब ये दोनों ही संभाल लेंगे, इतनी पब्लिक है हमारे पास। पर नहीं, एक जेवलिन स्पोर्ट के लिए अच्छा है, और साउथ एशिया या एशियन कॉन्टिनेंट के लिए अच्छा है। अगर आप देखेंगे ओलंपिक्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी यूरोपियन का मेडल नहीं था मेंस जेवलिन में। ग्रेनाडा से एंडरसन पीटर्स, सारे क्रिकेट वाले देश थे, मैंने ध्यान हाँ, वहाँ पे भी वेस्ट इंडीज में भी होता है। हाँ, मतलब वहाँ पे भी पूरा इंडिया और पाकिस्तान, तो इसलिए गेंदबाज भी आते हैं ना, शोल्डर अच्छे होते हैं सबके। तो नहीं, अच्छा है, जेवलिन स्पोर्ट के लिए अच्छा है, ग्लोबली जानने लगे, एशिया में काफी ज्यादा हुआ है। और आप लड़कियों में बात करें तो हरुका किटागुची जो जापान से है, लड़कियों में भी उनका गोल्ड था एशिया से, मतलब, और पिछले टोक्यो में भी ऐसे हुआ था, तो चाइनीज का शायद गोल्ड था लड़कियों में, और अपना बेंच में था। तो अभी सभी तरफ जा रहा है जेवलिन, पहले यूरोपियन कॉन्टिनेंट का होता था, अभी सभी डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा है कि इंटरनेशनल इवेंट बन गया है, और ज्यादा लोग जानने लगे हैं। जब भी हम कहीं कम्पीट करते हैं तो जेवलिन को और ज्यादा फॉलो करते हैं। तो ऐसे मतलब जेवलिन एथलीट मेरे लिए या हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है कि जूनियर एथलीट इतने उभर के आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा नेशनल गेम्स में रोहित ने अच्छा थ्रो किया, सचिन यादव बहुत अच्छा थ्रो कर रहा है, और नए नए लड़के आ रहे हैं। तो ये आपने बड़ी दिलचस्प बात की, क्योंकि मैं पैरा जैवलिन भी देख रहा था, सुमित अंटिल और नवदीप के, उसमें भी ज्यादातर एशियन ही ज्यादातर विनर थे, इवन पैरा में। तो ये आप सही कह रहे हो कि एशिया के खासकर इंडिया है, पैरा में तो इंडिया के काफी अच्छे थ्रोअर्स बन गए हैं। तो मैं यही, मेरा अगला सवाल था, आखिरी चंद सवाल है कि ये आपने सचिन यादव के बारे में बात की, और भी कई हैं, पहले डीपी मनु रहे हैं, उसके साथ जीना भी है। तो सचिन यादव के बारे में खासतौर पर इसलिए चर्चा हो रही है, 6 फीट 5 इंच के हैं, और 84 मीटर प्लस अभी इस बार उन्होंने फेंका, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? मेरा मानना ये है कि सचिन मतलब बहुत ही अच्छा टैलेंटेड लड़का है, और अच्छे से टेक्निक पे और सभी चीज़ों पे काम करे, क्योंकि फिजिक इतनी अच्छी है और अच्छा थ्रो करता है, फास्ट आर्म है, तो वो बहुत अच्छी थ्रो कर सकता है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे इंडिया से ही ऐसे थ्रोअर निकल के आए कि हमारा डोमेस्टिक कंपटीशन इतना ज्यादा होना चाहिए। जैसे जर्मनी में आप देखोगे एक टाइम पे योहानस वेटर, थॉमस रोलर, एंडर्स होफमैन, जूलियन वेबर और एक और लड़का था लार्स हैमन करके, तो इनका डोमेस्टिक कंपटीशन इतना टफ था कि ये सभी 90 क्रॉस कर रहे थे, कोई 89 मीटर कर रहा है, 88 कर रहा है। तो ये जब इंटरनेशनल में जाते थे तो वहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ही होते थे लगभग काफी जगह। तो काफी डायमंड लीग्स में ऐसे हुआ है कि मैंने नेशनल रिकॉर्ड किया था 87 समथिंग, और मुझे लगा कि आज तो डायमंड लीग में शायद पोजीशन कुछ ना कुछ आ जाएगी, लेकिन इन्होंने सभी ने 90 क्रॉस कर दिया। तो मतलब वो चीज मैं चाहता हूं कि इंडिया में वो चीज आए, क्योंकि ऑलरेडी हमने लास्ट ईयर में शायद 9 थ्रोअर थे जिन्होंने 80 क्रॉस किया। तो वो मैं चाहता हूं कि डोमेस्टिक कंपटीशन इतना ज्यादा हो और इंडिया के जेवलिन थ्रोअर इतने निकल के आए कि हम वर्ल्ड में, जैसे बुडापेस्ट में हम बेस्ट 6 में थे, तो बेस्ट 3 वाला भी मैं कभी ना कभी देखना चाहता हूँ। मेरे साथ रहे तो और अच्छा है, अगर मैं ना भी हूँ आगे हमारा फ्यूचर जेल में इतना अच्छा हो। पर मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ जब भी कोई
लड़का या लड़की जेवलिन में मतलब बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं। नहीं, आप नहीं, पूरा देश खुश होता है। और कहीं ना कहीं इसमें नीरज चोपड़ा का योगदान है। वो कहते हैं ना, पावर ऑफ वन। एक आदमी शुरुआत करता है, उसके साथ बहुत लोग जुड़ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए और हमारे से बात करने के लिए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आपका बिजी सीजन आने वाला है और हमेशा की एक्साइटेड हूं मैं काफी उसके लिए। और पूरी देश हमेशा की तरह आपको सपोर्ट करेगा। थैंक यू निखिल जी। थैंक यू।